हेलो फ्रेंड्स, डिलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो हम माइनर की सीरीज कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाते हुए जो हम रेंट कंट्रोल एक्ट कर रहे थे अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि हमने पहले क्या है इसका पार्ट 1 कर रखा है। पार्ट 1 जब हमने कर लिया तो अब हम जाएंगे पार्ट 2 की तरफ। तो जिन जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है वो पहले पार्ट फर्स्ट देखेंगे और उसके बाद पार्ट 2 की तरफ आएंगे। और आप जब भी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं तो आप अपना एक्ट अपने साथ रखेंगे, जिससे कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो आप अपने एक्ट में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके नोट्स बना के पीपीटी रेडी करके उसके बाद आपको लोगों के लिए वीडियो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। तो प्लीज आप क्या इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते? प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। तो ये तो बात हुई हमारी नॉर्मल बातें। अब हम फाइनली हमारे एक्ट के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम सेक्शन 14 के बारे में। सेक्शन 14 क्या बोल रहा है? सेक्शन 14 हमको बोल रहा है किराए के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में। इसका मतलब हुआ कि क्या होगा, प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट। ठीक है। हमने कहीं पे भी रिवीजन ऑफ रेंट पढ़ा था पहले? किराए के पुनरीक्षण की बात इससे पहले कहीं 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 की गई थी? जी हाँ, बिल्कुल की गई थी। जब हमने चैप्टर 2 को देखा तो उसमें एक सेक्शन आया था हमारे पास में, सेक्शन 6, और आया था सेक्शन 7। किस बारे में बात कर रहा था? सेक्शन 6 तो कह रहा था कि जो विद्यमान किराएदारी है, ठीक है, एग्जिस्टिंग टेनेंसी है, उसके संबंध में क्या कर रहा था? किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण कर रहा था। और जो सेक्शन 7 था वो क्या कर रहा था? नई किराएदारी के बारे में बात कर रहा था। अब यहाँ पे जब इन्होंने पुनरीक्षण की बात कर ली तब आया सेक्शन 14। सेक्शन 14 बोलता है इसके प्रोसीजर के बारे में कि जो पुनरीक्षण किया जाएगा, रिवीजन किया जाएगा, इसका प्रोसीजर आखिर क्या रहेगा। ठीक है। तो बात करते हैं कैसे होगा इसका आगे का प्रोसेस। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट आता है इसके प्रोसीजर का, वो हमको ये बताता है कि जो भूस्वामी होगा यानी कि लैंडलॉर्ड होगा, वो क्या करेगा? किराया अधिकरण के समक्ष शपथ पत्र और दस्तावेजों के माध्यम से एक अर्जी दायर करेगा। सेक्शन 6 और 7 के अधीन किराए की पुनरीक्षण की याचना कर सकेगा। मतलब रिवीजन कराने के लिए कौन याचिका दायर करेगा, कौन अर्जी दायर करेगा? भूस्वामी दायर करेगा। ठीक है। किसके समक्ष करेगा? किराया अधिकरण के समक्ष करेगा। कैसे करेगा? शपथ पत्र और दस्तावेजों के माध्यम से करेगा। क्या होगा कि ऐसी जो अर्जी फाइल की जाएगी वो किसके समक्ष? किराया अधिकरण के समक्ष फाइल की जाएगी। और क्या होगा, इसमें शपथ पत्रों और दस्तावेजों के प्रतियों के साथ विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी किया जाएगा और तारीख नियत करते हुए जारी करेगा जो 30 दिन से अधिक का नहीं होगा। मतलब डेट डिसाइड करेगा, डेट डिसाइड करके बोलेगा कि भाई 30 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन का वो देगा, नोटिस देगा। और जो नोटिस का जवाब होगा वो किसको 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा? विरोधी पक्षकार को। कब से? नोटिस की जब उसके ऊपर तामील हो गई हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा? उसको जवाब देना होगा। मतलब विरोधी पक्षकार जवाब देगा कि भाई जो उसके ऊपर नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की तामील हुई है, उसके पक्ष में, मतलब उसके संदर्भ में क्या करेगा? आंसर देगा। ठीक है, ये फाइनली बात हुई। फिर क्या होगा? जो अर्जीदार क्या करेगा? प्रत्युत्तर जवाब की तामील के 15 दिन में करेगा। जो अर्जीदार कौन होगा? जिसने अर्जी दायर की है, तो वो क्या करेगा? जो भी जवाब उसके पास आया है उसकी जो तामील की जाएगी वो 15 दिन के अंतर्गत की जाएगी। फिर क्या करेगा किराया अधिकरण? किराया अधिकरण क्या करेगा? सुनवाई की तारीख करेगा। सुनवाई की तारीख कितने दिन की होगी? जब नोटिस दिया गया है उसके 90 दिन के बाद की नहीं होगी, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर होगी। और जो अर्जी का निपटारा होगा, मतलब किराए की पुनरीक्षण की प्रक्रिया की जो अर्जी होगी उसका जो निपटारा किया जाएगा वो किया जाएगा 150 दिन के अंदर अंदर। 150 दिन के अंदर। जो ये डेट्स लिख रही है ना, 90 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर, 150 दिन के अंदर, ये सब आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह माइनर एक्ट्स हैं, इनमें से क्वेश्चन कैसे घुमाएगा? क्योंकि ये जो दिन होते हैं ना, ये हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो हमको ये दिन याद होने चाहिए, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 150 दिन, 240 दिन, ये सब हमको याद होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है वरिष्ठ नागरिक कौन होता है? सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है। 2H। 2H कहता है सीनियर सिटीजन कौन होगा? ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत का नागरिक हो, ठीक है, और 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो उसने, यानी 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अच्छा बात बताइए, क्या हम इसको कहीं और ले जाएं? इस भारत के नागरिक को कहीं और लेके जा सकते हैं? ले जाते हैं। चलो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके चलते हैं इसको।
कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नागरिकता के प्रोविजंस आते हैं? आप लोग बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता के प्रोविजंस हमको मिलते हैं? जी हाँ, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं पार्ट 2 की तरफ, पार्ट 2 की तरफ जाते हैं हम, तो वहां पे आते हैं हमारे सेक्शन 5 से लेके 11 तक। 5 से 11 तक सेक्शन आते हैं, वो बात करते हैं नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो आप इसको वहां से कनेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे आए तो चलो नागरिकता के प्रोविजंस को भी एक बार रिकॉल कर ले। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से वापस आ जाते हैं हमारे रेंट कंट्रोल एक्ट की तरफ। तो रेंट कंट्रोल एक्ट का जो सेक्शन आता है 2I, आई क्या बोलता है? किराएदार। आई यानी मैं किराएदार, आई किराएदार। ठीक है, फिर कौन होगा कि वह व्यक्ति होगा जिसके द्वारा भूस्वामी को अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर संविदा न होने या होने पर क्या होता है? देय होता है। मतलब ये मकान है, जैसा कि हम मकान को कल से देख रहे हैं, मतलब कल से मतलब जब हमने पार्ट फर्स्ट किया था तब से, कि जो मकान होता है, इस मकान का ये होता है मिस्टर ए तो हो गया भूस्वामी, और मिस्टर बी हो गया हमारा किराएदार। किराएदार क्यों हो गया? क्योंकि ये किराया देता है ए को। मान लो इस मकान का किराया है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए किराया देता है मिस्टर बी। किसको देता है? मिस्टर ए को। ठीक है, चाहे से इन लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है, तो वो व्यक्ति इसमें शामिल होता है। और साथ में एक ऐसा व्यक्ति भी शामिल हो जाता है जो किराएदारी के समाप्त भी बेदखली के किसी आदेश या डिक्री से अन्यथा उस पर कब्जा रखता है। किस पर कब्जा रखता है? कब्जा रखता है इस मकान के ऊपर, मकान में कब्जा रखता है, ये बात कर रहा है। और अब बता रहा है कि अगर किराएदार की मृत्यु हो गई, मान लीजिए ये मिस्टर बी है, ये किराएदार है, इनकी हो गई मृत्यु। ठीक है, अब मृत्यु हो गई तो हम किसको किराएदार मानेंगे? ऐसे तो नहीं होगा कि भाई किराएदार मर गया तो पूरे घर वालों को बाहर निकाल दो, ये तो हम नहीं कर सकते। तो कौन कौन व्यक्ति इसके किराएदार माने जाएंगे? तो हमारा जो एक्ट है वो बताता है कि अगर निवासीय प्रयोजन होगा, मतलब रहने के उद्देश्य से होगा, या फिर कारोबार करने के उद्देश्य से होगा, मतलब वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए होगा, तो कौन किराएदार हो सकता है? किराएदार होगा पति या पत्नी। मान लो अगर ये बी है, अगर पति होता तो इसकी पत्नी जो होती, मान लो सी इसकी पत्नी है, तो वो किराएदार हो जाती। और अगर ये पत्नी है, मतलब ये पत्नी है, तो अगर सी इसका पति होता तो ये क्या हो जाता? किराएदार हो जाता। ठीक है, ये बात कर रहा है। फिर आता है पुत्र पुत्री, इनका कोई भी अगर पुत्र हुआ, पुत्री हुई, बेटा बेटी जिसकी बात की जा रही है, माता पिता हो गए, माता पिता कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, उनकी बात कर रहा है। अब आते हैं हम जे पे। जे हमको बोल रहा है अधिकरण। कौन से अधिकरण की बात कर रहा है? अपील किराया अधिकरण की बात कर रहा है, 2J। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन क्लोज खत्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ के चलेंगे हम सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 2 में थी ना डेफिनेशंस, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस थी। सेक्शन 1 में क्या था? संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। ठीक है, अब बात आ रही है सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का कतिपय परिसरों और किराएदारियों को लागू ना होना। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब हुआ कि चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस एंड टेनेंसी, कि कुछ जो परिसर होंगे उनके ऊपर और किराएदारियों पर जो चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है वो लागू नहीं होंगे। चैप्टर 2 कौन सा है हमारा? चैप्टर 2 है हमारा किराए का पुनरीक्षण, रिवीजन ऑफ रेंट। ठीक है, और चैप्टर 3 क्या बात कर रहा है? चैप्टर 3 बात कर रहा है टेनेंसी के बारे में, टेनेंसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किराएदारी के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं ये? तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ये बात गलत नहीं होगी, मतलब ये बात सही है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके जो 11 पॉइंट्स हैं इनको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाता रहा है, आरजेएस में पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो आप लोगों को इसको एक बार गो थ्रू करना चाहिए। तो बात करते हैं फर्स्ट टू 3 पॉइंट्स की। फर्स्ट से जो 3 पॉइंट, इसमें टोटल 11 पॉइंट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट से 3 लेके पॉइंट है वो कहते हैं हम रिपील हो चुके हैं। रिपील कब हुए हैं? 2017 का जो संशोधन हुआ है, 17 का जो अमेंडमेंट हुआ है, ये जिससे रिपील्ड हो गए हैं। अब बात करता है 4। 4 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कौन हो गया हमारा जो लोकल अथॉरिटी होती है ना, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण की बात कर रहा है। वहां पे उनके द्वारा जो परिसर वगैरह होते हैं ना, उनपे अप्लाई नहीं होगा। फिर उसके बाद आ गया कि जो कौन होंगे निगमित निकाय,
जो निगमित निकाय होंगे जो कंट्रोल एक्ट राजस्थान एक्ट के द्वारा गठित हो और उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सॉरी कंट्रोल एक्ट नहीं है, माफी चाहेंगे, ना कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल एक्ट है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये है हमारा सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट की बात कर रहा है ये। केंद्रीय परिसर जो होते हैं ना, केंद्रीय अधिनियम या राजस्थान अधिनियम जो होते हैं, उनके द्वारा कोई जो निगमित निकाय होगा, उनके जो परिसर होंगे, उनके संबंध में ये लागू नहीं होगा। फिर इसके बाद आती है जो ये कौन होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, सरकारी कंपनी होती है, उनके परिसरों को भी ये लागू नहीं होगा, सरकारी कंपनी के परिसरों को। फिर कौन सा पॉइंट आ गया, सेवेंथ। सेवेंथ बोल रहा है देवस्थान विभाग परिसर जिनका प्रबंध व नियंत्रण किसके द्वारा किया गया हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया हो, कोई रजिस्टर्ड कोई वक्फ की प्रॉपर्टी हो, उनके संबंध में लागू नहीं होगा। और कोई क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई जो परिसर होगा जो किस उद्देश्य से हो, धार्मिक, पूर्त, शैक्षणिक न्यास और न्यास के वर्ग के संबंध में हो, कोई विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के संबंध में हो। उसके अलावा ऐसा परिसर होगा जो बैंक के संबंध में, जो किसके द्वारा स्थापित होगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो। कोई पब्लिक सेक्टर हो, जो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, जो या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जिसका बजट कितना हो, 1 करोड़ रुपए से मूल्य के अधिक का होगा, तो वहां पर ये जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है वो लागू नहीं होंगे, मतलब पुनरीक्षण और किराएदारी यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं आगे के प्रोविजंस की। आगे के प्रोविजंस है उसमें आता है हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है हमको, सेक्शन 4 कह रहा है हमको किराए का तय किए गए रूप में होना, रेंट टू बी एज एग्रीड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो किराया होगा वो किसके द्वारा तय किया जाएगा, भूस्वामी और किराएदार के बीच में तय किया जाएगा। ये मकान है, ठीक है, किसका मकान है, ये शुरू से हम देखते जा रहे हैं मिस्टर ए का मकान है ये मिस्टर ए का मकान है और ये मिस्टर बी है, ठीक है। अब ये दोनों मिलके जो किस मकान का किराया तय करेंगे वो होगा इसका किराया, मतलब इस मकान का किराया। मान लो इन्होंने 10,000 रुपए तय किया है, तो ये तय किया गया किराया जो होगा वो इस मकान का किराया होगा। और किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये तय किया होना चाहिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इस एक्ट के अकॉर्डिंग मतलब जो हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा ये, क्योंकि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, हम आरजीएस की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे एक्ट में, मतलब हमारे सिलेबस में कौन सा एक्ट आ रहा है, राजस्थान रेंट कंट्रोल आ रहा है। तो जब राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट आ रहा है, हम राजस्थान में रहते हैं, तो हमारे ऊपर भी तो राजस्थान रेंट कंट्रोल ही अप्लाई होगा ना। तो हम जो हमारा किराया तय किया जाएगा, मान लो हम किसी परिसर को किराए में लेंगे, तो हमारा जो परिसर किराए पे लिया जाएगा वो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग ही लिया जाएगा। अब कहता है पृथक रूप से तय किए गए सुख सुविधाओं के प्रचार प्रसार इसमें शामिल नहीं है। क्या हम सुख सुविधाओं को कहीं पढ़ के आए हैं? जी हाँ, जब हमने सेक्शन 2A को देखा था तब हमने सुख सुविधाएं देखी थी कि क्या क्या होती हैं, फिर हमने इसको कलेक्ट किया था चैप्टर 6 से। तो जब उन्हीं सुख सुविधाओं की बात हो रही है कि भाई कौन कौन सी सुख सुविधाएं हैं जो कि हमको इन सेक्शंस और इस चैप्टर में बताई गई है। तो अगर पृथक रूप से तय की गई कोई सुख सुविधाएं हैं वो इसमें शामिल नहीं होगी, ठीक है। अब कह रहा है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेक्षण। क्या बोल रहा है ये सेक्शन हमें बोल रहा है कि भाई किराएदार कैसे किराए का संदाय कैसे करेगा। तो जिस महीने का किराया संदेह है, मतलब जिस महीने का किराए को दिया जाना है, संदेह मतलब किराए का देना, ठीक है ना। तो उसके अगले 15 दिन में किराया दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो रसीद प्राप्त करेगा, किससे प्राप्त करेगा, भूस्वामी से, क्योंकि किराया किसको दे रहा है, भूस्वामी को दे रहा है। अगर उसके एजेंट को किराया दे रहा है तो उसके एजेंट से रसीद प्राप्त करेगा। और फिर क्या करेगा, किराया निम्न तरीके से देगा, या तो नगद दे सकता है, मतलब कैश में दे सकता है, किसी चेक के द्वारा दे सकता है, किसी बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दे सकता है, या फिर क्या कर सकता है, जो लैंडलॉर्ड होगा, भूस्वामी होगा, उसके विनिर्दिष्ट खाते में जमा करके कर सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि भाई डाक द्वारा किराए को जमा करा सकता है, उसका संदेह कर सकता है। अब आते हैं फाइनली हम चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 क्या बोल रहा है हमको कि इसमें जो प्रोविजंस हैं वो हैं सेक्शन 6 और सेक्शन 7।
तो जो हमारा सेक्शन 6 है वो हमको बता रहा है कि भाई विद्यमान किराएदारियों के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है वो कहाँ पर लागू नहीं होंगे, जब हमने सेक्शन 3 को देखा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं 6। वो कह रहा है विद्यमान किराएदारी के संबंध में किराए का पुनरीक्षण, रिवीजन के बारे में बात कर रहा है। तो कैसे किया जाएगा, इसके ये पॉइंट है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि भाई 1 जनवरी 1950 है, एक डेट दे रखी है हमको कि भाई अगर इस डेट पे कोई किराए पर दिया गया परिसर है तो वो 1 जनवरी 1950 को किराए पर दिया हुआ माना जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, हमारे रेंट के संबंध में कोई भी प्रोविजंस वगैरह, मतलब कोई भी कानून वगैरह नहीं बना हुआ था। तो क्या कहा गया कि भाई 1 जनवरी 1950 को जो इस संबंध में कानून बना था, उसके बाद से क्या होगा, किराए पर दिया गया माना जाएगा किसी भी परिसर को। और क्या होगा, 5% से किराया बढ़ेगा, हर साल की बात कर रहा है। और फिर क्या होगा, 10 वर्ष के बाद इंक्लूड हो जाएगा मेन किराए के अंदर। फिर इसके बाद होता है, इस एक्ट के पारित होने के बाद पुनः 5% तक बढ़ाई जाएगी। कौन से एक्ट की बात कर रहा है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की बात कर रहा है। फिर आया ये इसका सेकंड पॉइंट आया, वो भी सेम बात कर रहा है कि भाई ये तो पहले के, भाई 1 जनवरी 1950 के पहले की बात है, कि इससे पहले जो किराए पर दिया गया था उसकी बात कर रहा था। फिर उसके बाद आया 1 जनवरी 1950 के बाद, 1950 के बाद अगर कोई प्रीमाइसेस है वो किराए पर दी गई है तो क्या होगा, 5% से किराया बढ़ेगा और 10 वर्ष के बाद जो रकम होगी वो किराए में इंक्लूड हो जाएगी। और इस एक्ट के पारित होने के बाद 5% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली हमको इसके 2 पॉइंट्स में बात कर रखी है। अब आता है रिवीजन और ऑफ रेंट, यानी कि किराए का पुनरीक्षण कैसे होगा। प्रत्येक वर्ष पूरा होने के बाद किराया 5% की दर से बढ़ाया जाएगा और किराए की जो बढ़ी हुई रकम होगी वो 10 वर्ष बाद किराए में समाविष्ट हो जाएगी। फिर बोल रहा है अगर रिवीजन हो गया उसके बाद किराए की क्या स्थिति रहेगी, तो उसके बाद ये स्थिति होगी कि भूस्वामी और किराए के बीच तारीख से संदेह होगा। ये अभी हम सेक्शन 4 में देख के आए थे ना, सेक्शन 4 में हमने देखा था भाई कैसे तय किया जाएगा किराया, भूस्वामी और किराएदार मिलकर करते ना इस एक्ट के अकॉर्डिंग किराए को तय, उसकी बात कर रहा है। फिर किराया अधिकरण को कोई अर्जी फाइल की जाएगी जो उस तारीख को संदेह होगा, मतलब अगर इन दोनों ने डिसाइड नहीं किया तो किराया अधिकरण के अकॉर्डिंग अर्जी फाइल करके ये क्या करेंगे, हम ये किराया तय करने के संबंध में बात करेंगे। और उस तारीख से संदेह होगा किराया, जब भी क्या होता है किराया अधिकरण के द्वारा आदेश पारित कर दिया जाता है। अब बात करता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बोल रहा है, नई किराएदारियों के संबंध में पुनरीक्षण। सेक्शन 6 ने तो क्या कहा था, जो पहले से विद्यमान किराएदारी है उसके संबंध में बात कर रहा था, और सेक्शन 7 बात कर रहा है नए किराएदारी के संबंध में किराए का पुनरीक्षण। अगर कोई करार नहीं किया गया हो, कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया, तो इसके बाद किराए पर दिए गए परिसरों को 5% की दर से बढ़ाया जाएगा, 5% की दर से बढ़ाया जाएगा। और जो बढ़ी हुई रकम होगी वो 10 वर्ष बाद किराए में समाविष्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं रेंट कंट्रोल 2001 के अकॉर्डिंग, किराएदारी रहने का किराया उसी तरह से बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से, 5% की दर से। और 7 का क्लोज जो 2 आ रहा है वो हमको बोल रहा है कि भाई 5% से अधिक किराया अगर बढ़ा दिया गया तो किराया जितना बड़ा है उसकी अधिकता से शून्य हो जाएगा। मान लो कि 10 की क्या बात करें, अगर 5% की दर से किराया तय किया गया था, अगर इससे ज्यादा किराए को बढ़ा दिया जाता है तो वो जहां जितना उतना बढ़ाया है उतना वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा उतना। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 कहता है, इसमें है सेक्शन 9 और 10। 9 और 10 किस बारे में बात करते हैं, 9 तो बात करता है किराएदारी की बेदखली की, और जो 10 बात करता है वो कहता है भूस्वामी का अधिकार है कतिपय मामलों में तुरंत कब्जा प्राप्त करने का। लेकिन उससे पहले एक सेक्शन और आता है, सेक्शन 8। तो ये इसकी क्या हो गई, इसकी रेंज कहां से कहां तक हो गई, 9 10 नहीं हुई, ये हो गई 8 से लेकर 10 तक। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। 8 कहता है लिमिटेड टाइम पीरियड की जो टेनेंसी होती है उसकी बात कर रहा है, यानी कि सीमित कालावधि की किराएदारी की बात कर रहा है। तो क्या होगा कि भूस्वामी द्वारा निवासीय प्रयोजन के लिए, तो क्या हुआ इस बात का मतलब कि जो कोई भूस्वामी होगा परिसरों को निवासीय प्रयोजन के लिए 3 वर्ष से अनधिक, मतलब 3 वर्ष से अनधिक के लिए सीमित कालावधि की किराएदारी के लिए दे सकता है, किराए पर दे सकता है, मतलब सीमित कालावधि के लिए किराए पर दे सकता है। फिर क्या होगा, भूस्वामी और किराएदार किराया अधिकरण के समक्ष संयुक्त अर्जी पेश करेंगे, मतलब सीमित कालावधि के संबंध में संयुक्त रूप से अर्जी पेश करेंगे। फिर क्या होगा, सीमित कालावधि की किराएदारी और कब्जे की पुनः प्राप्ति का ये प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
और फिर क्या करेगा किराया अधिकरण, तुरंत आज्ञा देगा और कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवधि के खत्म होने पर निष्पादित प्रमाण पत्र को जारी करेगा और ऐसी आज्ञा 3 बार से अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक है। और यदि ऐसा प्रमाण पत्र के जारी होने के बाद तक उसने अगर निष्पादन नहीं किया, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं किया उस चीज को, तो वो अर्जी क्या होगी, खारिज हो जाएगी। ये वाली बात बोल रहा है। इसका मतलब हो गया कि उस प्रमाण पत्र की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। अब बात करते हैं हम किराएदारों की बेदखली की। क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 8 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ऐसी बात नहीं है कि सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेक्शन 9 और सेक्शन 10 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि जब हम किराएदारी की बात कर रहे हैं तो भाई हम देखेंगे तो सही ना कि भाई जो किराएदार है वो हम उसको किसी आधार पर उसको बेदखल कर सकते हैं अपने परिसर से, जिसको किराए पे हमने परिसर दिया है। क्या उसने ऐसे कोई काम किए हैं कि जिसके द्वारा उसको किराएदारी से बेदखल किया जा सकता है? तो यही बात बता रहा है हमको सेक्शन 9। सेक्शन 9 हमको बोल रहा है कि निम्न आधारों पर किसी किराएदार को किराया अधिकरण के द्वारा आदेश पारित करके बेदखल किया जा सकता है। कौन करेगा? किराया अधिकरण करेगा। किसको करेगा? किराएदार को करेगा। कैसे कर सकता है भाई? अगर कोई किराएदार है, उसने 4 महीने तक किराया नहीं दिया, ठीक है, तो उसको बेदखल कर देंगे। उसने क्या किया हो, भूस्वामी को आधार उपलब्ध नहीं, अगर क्या होगा कि कोई भूस्वामी है, ये बोल रहा है भाई किराया नहीं दिया। बात कर लेते हैं घर की। जैसा कि हम शुरू से इस घर को बनाते आए हैं, इतना बना लिया कि घर ही अपना लग रहा है अब, ठीक है ना, लेकिन है मिस्टर ए का ये, ठीक है ना। तो ये हो गया मिस्टर ए और ये हो गया मिस्टर बी, ठीक है। अब ये बोल रहा है मिस्टर ए कि भाई इसने मुझे 4 महीने से किराया नहीं दिया, ठीक है। अब ये मिस्टर बी है, ये बोल रहा है कि भाई इसने तो मुझे अपनी अकाउंट डिटेल्स ही नहीं दी, इसने मुझे अपनी अकाउंट डिटेल्स नहीं दी, तो मैं किराया कहाँ पे दूंगा? तो क्या होगा फिर, इसको बेदखल करने का आधार नहीं रहेगा, ठीक है। और इसने अगर नोटिस नहीं दिया होगा तो भी नहीं होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, किराएदार ने नोटिस की तामील के 30 दिन के भीतर भीतर अगर किराए का संदाय नहीं किया हो तो भी वो बेदखल किया जा सकेगा। मतलब उसकी नोटिस की तामील हो गई, फिर भी उसने किराए का संदाय नहीं किया गया, तो क्या होगा, उसको नहीं दिया जाएगा, मतलब किराए से बेदखल कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जो किराएदार होता है वो क्या कर देता है, कोई सारवान नुकसान कारित कर देता है या कोई सारवान परिवर्तन कर देता है। कहाँ पर? इस परिसर में। ये जो मिस्टर बी है ना, वो यहाँ पे क्या करते हैं, सारवान नुकसान कारित कर देता है, कोई सारवान परिवर्तन कर देता है, कोई न्यूसेंस कारित कर देता है, या फिर क्या करते हैं मिस्टर बी, इसको उप किराए पर दे देते हैं। उप किराया क्या होता है कि भाई ये उप किराया मतलब इसमें, इस मकान में मान लो 2 मंजिल है, 1 मंजिल और बना लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो सर खुद रहते हैं, सर मतलब मिस्टर बी खुद रहता है और इसको मिस्टर सी को किराए पे दे देता है, ठीक है, इससे प्राप्त कर लेता है। तो इसको तो फिर क्या हुआ, हाफ किराया तो देना पड़ा ना। मान लो ये मकान पूरा 10,000 रुपये का था, ठीक है, और जो 5,000 रुपये तो ये खुद बियर कर रहा है, और फिर क्या हो गया, इसके अलावा 5,000 रुपये का जो उप किराए पे दिया ना, वो मिस्टर सी से ले रहा है, तो इसको हाफ डिवाइड हो गया। तो इसने आधा किराया देने के चक्कर में मिस्टर सी को उप किराए पर दे दिया। फिर क्या हुआ, किराएदार द्वारा अपनी हैसियत का त्याग कर दिया गया। फिर क्या हुआ, निवासी प्रयोजन का परिसर है और उसको वाणिज्यिक उपयोग के लिए ले रहा है, मतलब रहने के लिए परिसर है और उसको क्या कर रहा है, वाणिज्यिक यानी कारोबार के उद्देश्य से उपयोग में ले रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो किराएदार है वो सेवा नियोजन में ना रहा हो। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि मान लो ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में क्या है, वर्कर्स काम करते हैं, इनको ये देता है, जो मालिक है वो देता है पेमेंट। पेमेंट देने के साथ साथ क्या करता है, इनको कहता है आपको रहने की और खाने की व्यवस्था भी आपको मिलेगी। तो ये क्या करते हैं, जो मालिक है, ये जो मकान है इस पे क्या करता है, एक ये जो मिस्टर बी है वो इस फैक्ट्री में काम करता है। तो इस जो
इस फैक्ट्री का जो मालिक है मिस्टर डी, मिस्टर डी इस फैक्ट्री का मालिक है। वो क्या करता है, वो कह देता है कि भाई ये जो मिस्टर बी है ये मेरी फैक्ट्री में काम करता है, तो मैं इसको ये जो घर है ये रेंट पे रहने के लिए देता हूँ। फिर क्या हुआ, ये जो मिस्टर बी है ये नौकरी छोड़ के चले गए। तो जब भाई आप मिस्टर बी अपनी नौकरी छोड़ दी, इस फैक्ट्री को ही छोड़ दिया, तो क्या ये यहाँ पर रहने का अधिकारी है? यहाँ पे रहने का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिस्टर बी तो अपनी नौकरी छोड़ के जा चुका है। अब मान लो इसकी जगह अगर मिस्टर ई नौकरी करने के लिए आता है, तो मिस्टर ई आके इस घर में रहेगा, ना कि मिस्टर बी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब हो गया कि अगर किराएदार सेवा नियोजन में ना रहे तो ये क्या होगा, किराएदारी से उसको बेदखल किया जा सकता है। या फिर क्या होगा, कुटुंब के या स्वयं के उपयोग के लिए परिसर की आवश्यकता है। जैसा कि हम देखते आए हैं कि जो मकान है ये मिस्टर ए का है। ये मकान जब मिस्टर ए का है, ये मिस्टर बी को किराए पर दे रखा है। पर क्या हो गया, मिस्टर ए का जो सन है मिस्टर सी, मान लीजिए मिस्टर सी और मिस्टर डी, दो बच्चे हैं इसके। तो जो मिस्टर सी है इसकी हुई शादी, इसकी जब शादी हुई, एक सेकेंड रुकिए, इसकी जब शादी हुई तो क्या हुआ कि इसको ज़रूरत पड़ी मकान की। अब इसको जब मकान की ज़रूरत पड़ी, तो इसने कहा कि भाई मेरे को तो मेरे बेटे के लिए मकान की ज़रूरत है, तो इसको क्या बेदखल किया जा सकता है? बिल्कुल, मिस्टर बी को यहाँ से बेदखल किया जा सकता है। लेकिन क्या होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। कंडीशंस क्या दे रखी है कि 3 वर्ष तक फिर परिसर को किराए पर नहीं देगा, कि 3 वर्ष तक वो क्या होगा, अपनी जो जगह है, घर है, उसको किराए पर नहीं देगा। और ऐसा अगर किया जाता है तो जो किराएदार होगा, मतलब मिस्टर बी होगा, वो किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी फाइल कर सकता है और मामले को जल्दी से जल्दी यानी कि शीघ्र निपटाया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 10 के प्रोविजंस इसके ऊपर लागू हो जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 10 के प्रोविजंस क्या है? कब्जे को तुरंत प्राप्त करने के बारे में बात करता है ना सेक्शन 10, उसकी बात कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ के क्या करते हैं, अगर किराएदार ने स्वयं के उपयोग के लिए कोई परिसर बना लिया हो और उसका खाली कब्जा प्राप्त कर लिया हो, परिसर का उपयोग बिना युक्त कारण के 6 मास तक नहीं किया हो। मिस्टर बी है, इसने किराए पे घर लिया। मिस्टर बी ने जब घर किराए पे लिया तो घर तो किराए पर ले लिया मिस्टर ए से, लेकिन उसका मिस्टर बी ने उपयोग ही नहीं किया, तो उसको क्या किया जाएगा, किराएदार से बेदखल किया जाएगा। भाई तू तो यूज कर ही नहीं रहा, तो मिस्टर सी मेरे से इसको किराए पर लेना चाहता है, तो मैं इसको मिस्टर सी को किराए पर दूंगा। फिर क्या होता है, भूस्वामी को परिसर में भीड़ कम करने के लिए किया गया है। भीड़ मतलब इसमें ये इसकी एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, 1 2 3 मंजिल की बिल्डिंग है। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब ये बिल्डिंग है तो इसने क्या हुआ, इसमें एक लिमिटेड लोग रह सकते हैं। इसने जो लिमिटेड लोग रह सकते हैं उनकी को सीमा को जो है वो कर दिया क्रॉस। सीमा को क्रॉस कर दिया तो उसको क्या किया, सरकार से नोटिस आ गया कि भाई आपने अपने जो प्रेमाइसेस है इसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर ली है, तो आप इसको कम करो, तो भी किराएदार को बेदखल किया जा सकता है। या फिर क्या कहता है, भूस्वामी कहता है भाई इसको निर्माण कार्य की आवश्यकता है। मान लीजिए मकान है, 2 मंजिल का मकान है, अब ये चाहता है कि इसमें 1 मंजिल और बढ़ जाए, और जो मैं नीचे कुछ टूट फूट वगैरह हो रखी है उसको मैं सुधरवा दूं, तो इसके लिए उसको आवश्यकता है, तो वो किराएदार को बेदखल कर सकता है। ठीक है, या फिर उसको सुधार स्कीम के तहत कहा गया है, भाई आप देखते हैं ना कई बार बिल्डिंग होती है जर्जर अवस्था में होती है, तो कहा जाता है कि भाई बिल्डिंग को खाली करो, बिल्डिंग को सुधरवाओ आप, ये वाली बात बोलता है। और जो परिसर है वो मानव निवास के लिए क्या हो गया है, असुरक्षित हो गया है, तो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लीगल जो अथॉरिटी है वो अनुरोध करेगी कि भाई आपका जो मकान है वो जर्जर अवस्था में है, मानव निवास के लिए असुरक्षित हो गया है, तो आप इस पे मरम्मत का कार्य करवाओ, तो वो किराएदार को बेदखल कर सकता है। अब आती है सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 हमको बोला कतिपय मामलों में तुरंत कब्जा पुनः प्राप्त करने का भूस्वामी का अधिकार। ठीक है, उस टाइम तो क्या था, किराएदार को बेदखल कर रहा था,
अब यहाँ पे तुरंत कब्जा प्राप्त करने का भूस्वामी का अधिकार बता रहा है। क्या होता है, इस या अन्य किसी बात के होते हुए भी वहां पे तो किराएदार को बेदखल कर रहा था, प्रोसेस फॉलो होगा तब उसको उसका कब्जा वब्जा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कतिपय कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे भूस्वामी होता है उसको पुनः कब्जा तुरंत प्राप्त करना पड़ता है। कैसे होता है कि भाई क्या होगा, भूस्वामी जो होगा वो किराया अधिकरण के पास जाएगा, एक अर्जी फाइल करेगा कि मुझे तुरंत कब्जा दिया जाए। किस आधार पर, कि भाई वो कोई आर्मी का सदस्य है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या उसकी फैमिली आर्मी है, या विडो है। क्या मतलब हुआ इस बात का, आर्मी का सदस्य है, इतने दिन से आर्मी में रह रहा था, अब आ गया आर्मी से वापस, अब चाहता है कि वो अपने घर में वापस आके रहे, तो उसकी बात कर रहा है। कोई वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या हुआ थोड़े दिन बाहर उसका कोई ट्रांसफर हो रखा था, तो वो बाहर चला गया, अब वापस आ गया तो कह रहा है भाई मुझे मेरा घर चाहिए। फिर बोलता है फैमिली आर्मी, फैमिली आर्मी मतलब आर्मी का जो जवान था वो हो गया शहीद, अब शहीद हो गया तो उसकी जो फैमिली मेंबर्स है उनको क्या हुआ, घर की आवश्यकता हुई, इन्होंने अपना घर दे रखा था किराए पे, अब भाई वो तो शहीद हो गया व्यक्ति, अब उसका फैमिली है वो कहाँ रहे करे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अर्जी फाइल करेगा कि भाई मुझे मेरा घर चाहिए, इसको मकान को खाली करो। फिर क्या होता है, कोई विडो हो गई, उसकी मृत्यु के बाद जो उसकी विधवा होगी वो किराया अधिकरण के सम्मुख अर्जी फाइल करेगी कि भाई उसको रहने के लिए तुरंत उसका क्या चाहिए, मकान का कब्जा चाहिए। तो क्या होगा, जब वो अर्जी दायर करेगी अपने पति की मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के भीतर भीतर उसको उसका घर दिया जाएगा। अब क्या होता है, भूस्वामी स्वयं के परिसर में निवास ना कर रहा हो, मतलब खुद का घर है उसी में ना रह रहा हो, निशक्तता हो गई। निशक्तता का मतलब क्या हो गया, निशक्तता का ये मतलब हो गया कि भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मतलब ये मिस्टर ए का जैसे उदाहरण चल रहा है इसी को कंटिन्यू कीजिए, मिस्टर ए का घर है, ठीक है, अब ये क्या हो गया, निशक्त हो गया, मतलब इसके पैरों में कोई चोट वोट लग गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो ये क्या हुआ, इसको नीचे के फ्लोर पे रहने की आवश्यकता है, तो ये क्या कर सकता है, इस मकान को खाली करवा सकता है। अब आता है कि ऐसा हो जाएगा लेकिन परिसर का कब्जा पुनः प्राप्त करने पर भूस्वामी 3 माह तक किसी अन्य को किराए पर नहीं देगा। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 हमको बोल रहा है सेक्शन 11 और 12 के बारे में। सेक्शन 11-12 क्या कहते हैं कि अवैध रूप से बेकब्जा कर किराएदार के कब्जे का प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया, कि क्या होगा अगर अवैध रूप से बेकब्जाकृत कर दिया किराएदार को तो उसके कब्जे का प्रत्यावर्तन कैसे किया जाएगा, रिस्टोरेशन कैसे किया जाएगा। तो अगर अवैध रूप से यदि किसी किराएदार को विधिक सम्मत प्रक्रिया के बिना उसकी सहमति के बिना बेकब्जाकृत कर दिया जाता है, मतलब बेकब्जा कर दिया जाता है भूस्वामी द्वारा परिसर से, तो वो कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए जब उसको बेकब्जा किए जाने की जानकारी होती है उसके 30 दिन के अंतर्गत अर्जी फाइल करेगा, और जब अर्जी फाइल करेगा उसके बाद क्या होगा, एक प्रक्रिया फॉलो होगी। कौन सी प्रक्रिया फॉलो होगी, सेक्शन 12 की प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। कैसे, कि भाई कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए किराएदार के द्वारा या अन्य कोई व्यक्ति जो उसका पुनः कब्जा प्राप्त करना चाहता है किराया अधिग्रहण के समक्ष अर्जी फाइल करेगा। क्या अर्जी फाइल करेगा कि भाई उसको कब्जे की पुनः प्राप्ति करनी है। कैसे करेगा, शपथ पत्र दस्तावेजों जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे उनके साथ करेगा, और जो किराया अधिग्रहण होगा वो शपथ पत्र अर्जी दस्तावेजों की प्रति के साथ तारीख नियत करते हुए, मतलब डेट डिसाइड करते हुए नोटिस की तामील करेगा। जब आप नोटिस की तामील करने की तारीख से 21 दिन के बाद की नहीं होगी, मतलब 21 दिन के बाद उसको जवाब प्रस्तुत करना होगा। फिर क्या होता है, तामील कैसे की जाएगी, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा की जाएगी, और जो अर्जीदार होगा 7 दिन के अंदर जवाब, जब उसके ऊपर तामील हो गई उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर जवाब देगा। उसके बाद क्या होगा, किराया अधिग्रहण की सुनवाई की तारीख ऐसे नियत करेगा जो प्रत्युत्तर फाइल करने की तारीख से 15 दिन, अर्जीदार ने क्या हुआ प्रत्युत्तर कर दिया, उसके बाद 15 दिन के अंतर्गत सुनवाई की तारीख तय होगी, और अर्जी का जो निपटारा होगा वो 90 दिन में किया जाएगा। किराया अधिग्रहण संक्षिप्त जांच करेगा और उसके बाद आदेश जारी करेगा और अर्जी का निपटारा करेगा। और क्या होगा, जो किराएदार को पर्याप्त प्रतिकर भूस्वामी के द्वारा संदेह किया जाएगा और अधिग्रहण कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 बात करता है अधिकरण का गठन, किराए का पुनरीक्षण, बेदखली की प्रक्रिया, अपील और निष्पादन। इसमें बहुत सारे सेक्शंस हमारे कवर हो रहे हैं। जो सेक्शन कवर हो रहे हैं वो है यहाँ पे 13 से लेके 22 तक सेक्शन कवर कर रहा है। जो सेक्शन 13 बात करता है वो किराया अधिकरण की करता है, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। सेक्शन 14 बात करता है किराए के पुनरीक्षण की प्रक्रिया, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले देख ली थी। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 बोलता है किराएदारी की बेदखली की प्रक्रिया क्या होगी। क्या होगी इसकी प्रक्रिया, तो क्या होगा, किराएदार को बेदखल करने के लिए भूस्वामी या कोई अन्य व्यक्ति होता है जो किराया अधिग्रहण के समक्ष शपथ पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ अर्जी फाइल करेगा। क्या करेगा, जब किराया अधिग्रहण द्वारा अर्जी प्राप्त की जाती है तो जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
जो नोटिस किसको जारी करेगा? किराएदार को। कैसे जारी किएगा? अर्जी, शपथ पत्र या दस्तावेज के साथ। और नोटिस जारी करने के 30 दिन के बाद जवाब प्रस्तुत किया जाएगा। नोटिस की तामील रजिस्ट्रीगत डाक के द्वारा होगी, सम्यक रूप से तामील की गई मानी जाएगी। और सुनवाई की तारीख से नोटिस की तामील 180 दिन के अंदर अंदर होगी और अर्जी का निपटारा 240 दिन के अंदर अंदर होगा। और कैसे जांच की जाएगी? संक्षिप्त जांच की जाएगी। मोस्टली इसमें जो प्रोविजंस आ रहे हैं वो एक जैसे ही हैं। अब बात करते हैं सुलह के माध्यम से मामले को निपटाने का प्रयास किया जाएगा और कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और प्रमाण पत्र जब विनिश्चय हो जाएगा उसकी तारीख से 3 माह बाद निष्पादनीय होगा, मतलब उसके अंदर अंदर किया जाएगा। और अगर कोई वाणिज्यिक प्रयोग के लिए प्रमाण पत्र जारी किया है तो 6 माह के बाद निष्पादनीय होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 हमको बोलता है तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया कैसे होगी? भाई, किराया अधिकरण के समक्ष भूस्वामी या कोई अन्य व्यक्ति जो होगा उसकी तरफ से अर्जी फाइल करेगा। अर्जी के साथ लगेंगे शपथ पत्र लगेगा, मतलब एफिडेविट लगेगा, डॉक्यूमेंट्स जो आवश्यक होंगे वो लगेंगे। इसके बाद क्या होगा? किराएदार को जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस की तामील की जाएगी जिसमें भी आवश्यक दस्तावेज और शपथ पत्र वगैरह लगेंगे। उसके बाद क्या होगा? जवाब के लिए नोटिस तामील की तारीख नियत करते हुए 30 दिन के बाद की नहीं होगी, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर होगी। रजिस्ट्रीगत डाक के द्वारा तामील की जाएगी। और किराएदार जो अपना जवाब होगा वो नोटिस की तामील से 30 दिन के भीतर भीतर करेगा। कैसे करेगा? शपथ पत्र, अर्जी और दस्तावेज के माध्यम से करेगा। और सुनवाई की तारीख नोटिस की तामील से 90 दिन के अंदर होगी और अधिकरण के द्वारा तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति का निपटारा नोटिस की तामील से 150 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। जांच कैसी होगी? संक्षिप्त जांच होगी। और अर्जी का जो निपटारा होगा नोटिस की तामील से 120 दिन के अंदर होगा और कब्जे की पुनः प्राप्ति के प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो 3 माह के बाद निष्पादनीय होगा। फिर आता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बोलता है अपील किराया अधिकरण के समक्ष पक्षकारों की उपसंजति के लिए तारीख नियत करना। कैसे किया जाएगा? किराया अधिकरण के द्वारा अर्जी का अंतिम विनिश्चय करते समय ऐसी अपील किराया अधिकरण के समक्ष की जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? अर्जी के जो पक्षकार होंगे उपसंजति मतलब पेश करने के लिए अपने विनिश्चय के 2 माह के बाद व 6 माह के भीतर तारीख नियत करेगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि पक्षकारों को किराया अधिकरण के समक्ष उपसंजति की तारीख किराया अधिकरण द्वारा अंतिम आदेश में वर्णित किया जाएगा और पक्षकारों को अंतिम आदेश जो सुनाया जाएगा उसकी प्रति को दिया जाएगा। और क्या होगा? इस यदि आदेश को कुछ भाग एक पक्षकार की तरफ और कुछ भाग दूसरे पक्षकार की तरफ, मतलब अंशतः एक पक्षकार की तरफ और अंशतः दूसरे पक्षकार की तरफ हो तो दोनों क्या करेंगे? अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेंगे। और जो पीठासीन अधिकारी होगा वो अंतिम आदेश को क्या करेगा? मुद्रांकित करेगा। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे, हमको ये लग रहा था कि हम इसको पार्ट 2 के अंदर अंदर कवर कर लेंगे, लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट है कि हमारा साथ ही नहीं छोड़ रहा, तो हमको इसके लिए लाना पड़ेगा पार्ट 3। मतलब कि हो गया कि हमने पहले किया पार्ट 1 और आज किया हमने पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हमको इसको कंप्लीट करने के लिए लाना होगा पार्ट 3, क्योंकि बिना पार्ट 3 के तो ये कंप्लीट ही नहीं होगा। मैंने भी सोचा था कि आप लोगों को इसको एक्ट से बेर एक्ट के थ्रू कंप्लीट करा दूं, लेकिन नहीं, दिल माना ही नहीं कि नहीं, इनको तो एक एक चीज को डिस्क्राइब करना ही चाहिए। तो ठीक है, तो अगर आप इसको पसंद कर रहे हो, इस लेक्चर को आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी संपर्क कर सकते हैं जो है हमारा डीलो इंस्टीट्यूट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डीलो इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आती है हम ग्रुप में सेंड करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास समय पर पहुंच पाएगी। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।